सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफवाई का जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन है, बेसिकली जो बैप बीएमएस बीबीआई बीएफएम बेसिकली जो है उनका जो फर्स्ट यूनिट है प्रेजेंटेशन स्किल, उसका आज लेक्चर नंबर 2 लेंगे, जिसका नाम है बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिक्स इन प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो ये सेमेस्टर 2 चल रहा है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का। सो देखो आज हमको पढ़ना क्या है, ग्राफिक्स इन प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। देखो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये समझा था कि आप आखिर किस प्रकार से एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हो, आपको क्या क्या चीज़ें उसमें करनी रहती है, मतलब वो सारी चीज़ें हमने समझा था। ठीक है, प्रिंसिपल्स के बारे में समझा था। अब देखो बेसिकली जब हम अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं, या फिर आपने फिल्मों में देखा होगा, या फिर अब कभी आपने स्कूल या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आपने कहीं प्रेजेंटेशन दिया होगा, बट आपने फिल्मों में देखा होगा कि बिजनेसमैन लोग जो रहते हैं वहाँ पर मीटिंग चल रही रहती है, एक आदमी रहता है वो प्रेजेंटेशन दे रहा रहता है। तो वहाँ पर कई बार होता है कि जो आदमी रहता है जो प्रेजेंटेशन दे रहा रहता है वो काफ़ी बार कुछ ऐसे ग्राफ्स भी दिखाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पिछले महीने का देखो शेयर्स कितने सारा डाउन हो गए थे, तो ऐसे ग्राफ दिखा देता है। ठीक है, जो लाइन वाले ग्राफ्स होते हैं या फिर जो ऐसे नहीं डब्बा डब्बा वाले ग्राफ रहते हैं, मतलब ऐसे अलग अलग डाटा दिखाने के लिए आपको ग्राफ्स की मदद से दिखाता है। ठीक है, देखो हमारे पिछले महीने के शेयर्स इतने थे। कई बार पाई चार्ट भी दिखाता है, ऐसे सर्कल रहता है जिसके अंदर बताता है कि देखो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें से 50% एक्सपेंडिचर तो हम इस चीज़ के ऊपर ही कर दे रहे हैं, उसके बाद बचा हुआ 20% जो है वो हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कर दे रहे हैं। मतलब हम अलग अलग ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी प्रेजेंटेशन को एक अच्छा बना पाए। ठीक है, ताकि लोग और बेटर तरीके से हमारी बातों को समझ सके। सो कौन से टाइप के ऐसे ग्राफ्स होते हैं जो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, जिनकी मदद से हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो उन्हीं ग्राफ्स के बारे में बताया गया है कि मतलब बेसिकली आज कौन से टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो देखो सबसे पहला जो ग्राफ इस्तेमाल किया जाता है, देखो ग्राफ यहाँ पे वर्ड हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, ग्राफिक्स बेसिकली। ठीक है, ग्राफिक्स आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, इलस्ट्रेशन, कि हम किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए लोगों को। ठीक है, इमेजेस टाइप में। ओके, सो देखो सबसे पहला जो बेसिकली ग्राफिक्स इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशन के अंदर वो होता है टेबल्स। ठीक है, अब टेबल्स क्या होता है, तो देखो बेसिकली ये जो ऐसा जैसे कि आपको ये बॉक्स दिख रहा है तो इसी को हम टेबल्स बोलते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम इन्फॉर्मेशन को रखते हैं। कंटेनर भी बोल सकते हैं, एक बक्सा है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन को रख दिया जाता है। ठीक है, कि अगर देखो कोई भी इन्फॉर्मेशन रहता है उसको काफ़ी सारे तरीके होते हैं दिखाने के। देखो अगर मान लो जैसे हमको एक रिकॉर्ड रखना था, ठीक है, मान लो हमारी कंपनी में एक अकाउंटेंट मैनेजर है। ठीक है, अब हमें ये इसका रिकॉर्ड रखना है कि भैया ये जो है अकाउंटेंट मैनेजर ये हमारी कंपनी में कब आया था, इसको कब प्रमोशन मिली थी, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, कौन सी पोस्ट पे है, अगर ये हमको जानना है। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं। एक तो हम पूरा लिखत में लिख दें, ठीक है, पूरी कहानी लिख दें कि एक पर्सन था जैसे मिस्टर के नायर है। ठीक है, इनको हमने 1999 में 1976 में अपॉइंट किया था, उसके बाद इनको हमने 1999 में प्रमोशन दे दी थी। उसके बाद बेसिकली हमने ऐसे ऐसे करते गए आगे चीज़ें, जो भी इन्फॉर्मेशन है हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो जाता है कि हम वर्ड की मदद से लिखें, और दूसरा एक तरीका होता है कि हम उसको टेबल्स में लिख दें। ठीक है, टेबल्स में होता है क्या है कि इसके अंदर आप आसान से सारी चीज़ों को समझ सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर बताया गया है कि देखो एक मिस्टर नायर है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जो ऊपर के जो कॉलम्स है, ठीक है, कॉलम्स मतलब जो सीधे सीधे होते हैं। ठीक है, जो जैसे बाम्बू रहता है खड़ा रहता है तो वैसे उसको हम कॉलम बोलते हैं, जो खड़ा सीधा सीधे रहते हैं। ठीक है, और रोज मतलब होता है जैसे रोड होता है हमारा, तो कैसे वो एकदम ज़मीन के ऊपर फ्लैट रहता है, तो वैसे ही रोज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनके अंदर हमारे जो भी मतलब टॉपिक्स होते हैं उनको हम लिखते हैं, और रोज़ के अंदर जो भी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं इन्फॉर्मेशन रहते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो कॉलम्स में लिखा है नेम ऑफ द एम्प्लॉय, टाइटल, डिपार्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें हम कॉलम्स में लिख देते हैं। उसके बाद रोज़ के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स रहते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि देखो मान लो हमारी कंपनी में एक आदमी आया था पहले, मतलब हमने 1976 में एक आदमी को अपने कंपनी में अपॉइंट किया था। ठीक है, बट 1999 में उनकी प्रमोशन हो गई थी और उस टाइम पर वो हमारे बन गए थे अकाउंटेंट मैनेजर। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम इस बॉक्स के अंदर टेबल के अंदर कैसे दिखा सकते हैं, तो पहले एम्प्लॉय का नेम बता देंगे मिस्टर के नायर, उसके बाद ये बताएंगे कि अभी उनकी पोस्ट कौन सी है, टाइटल क्या है, तो अकाउंटेंट मैनेजर है, डिपार्टमेंट कौन सा है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको हमने अपॉइंट कब किया था, तो 1976 में किया था, मतलब 25 तारीख दूसरा महीना 1976 में अपॉइंट किया गया था, और इनको ये पोस्ट कब मिली, तो ये मिली 1999 में। ठीक है, मतलब बेसिकली हम इस इन्फॉर्मेशन को एक कहानी के रूप में ना दिखाकर बस एक टेबल के रूप में दिखा दें, ताकि हम और जल्दी और आसान तरीके से इन्फॉर्मेशन समझ जाए। और इसके उस टेबल में फ़ायदा ये रहता है कि यहाँ पर देखो आप एक साथ काफ़ी सारे लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हो। जैसे यहाँ पर और भी लोगों बताए गए हैं, जैसे कि मिस्टर प्रीति देश। ठीक है, मतलब ऐसे अलग अलग लोगों के हम इन्फॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड्स जो है टेबल्स की मदद से आसानी से आराम से एक ही बार में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल्स होते हैं जिनको हम ग्राफ्स बेसिकली प्रेजेंटेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये पहले होते हैं टेबल्स।
उसके बाद देखो दूसरा होता है बार ग्राफ्स, ठीक है। अब देखो बार ग्राफ्स बेसिकली इस प्रकार से होते हैं। इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि देखो बार का मतलब क्या होता है, आपने मैग्नेट देखा होगा, ठीक है। मैग्नेट का जो ऐसे नहीं रहता, एक चुंबक रहता है बार जैसा, ठीक है। बार मतलब बेसिकली कुछ भी जो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में होता है उसे हम बार बोलते हैं, ओके। जैसे कि आपने सुना होगा, ये आपने स्नैकर खाया होगा, ठीक है, तो वो भी एक चॉकलेट बार है, ठीक है, जो मतलब स्नैकर होता है, आपने खाया होगा मे भी, 5 रुपये का जो स्नैकर आता है अपना। तो बेसिकली उसी तरह से हम रेक्टेंगुलर शेप में जब हम इंफॉर्मेशन को ग्राफ्स की मदद से दिखाते हैं तो उसे हम बार ग्राफ बोलते हैं। और ये आपने मे भी 10वीं 5वीं 11वीं हर स्टैंडर्ड में बनाया होगा बार ग्राफ, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि बार ग्राफ होता क्या है, ठीक है। इसके अंदर रेक्टेंगुलर शेप के ये बेसिकली हम एलिमेंट डाल देते हैं और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है उसकी मदद ये ग्राफ की मदद से दिखा देते हैं। जैसे मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर दिया ही गया है, देखो कि देखो यहाँ पर कुछ बच्चों लोगों का नाम दिया गया है कि देखो एक हीना है, एक रानी है, एक अतुल है और एक विजय है, ठीक है। ये 4 बच्चे हैं। अब बेसिकली इनका मैथ्स का एग्जाम हुआ था, तो इन सबको कितना कितना मार्क्स आया है, तो इस बार ग्राफ्स की मदद से हम देख सकते हैं। जैसे कि हीना को देखो मे बी 70 या फिर 75 के आसपास कुछ आया है मार्क्स, ठीक है। 80 को पूरा टच नहीं किया तो 80 से थोड़ा कम आया है। रानी को जो है वो 60 मार्क्स आया है और अतुल जो है उसको लगभग 90 मार्क्स आया है, ठीक है। और विजय जो है उसको बेसिकली 59 के आसपास मार्क्स आए। तो देखोगे अतुल ज़्यादा मार्क्स आए, 90 मार्क्स आ गया। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी इसको आप लाइन वाइज भी लिख सकते थे, वर्ड्स में भी, लेकिन इसको जब हमने बेसिकली ग्राफ के फॉर्मेट में रख दिया तो हम बहुत ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब यही बार ग्राफ जो होता है इसको हम और भी लोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का मैथ ही का दिखाया है, तो हम चाहे तो 4-5 सब्जेक्ट को भी मिला सकते हैं। जैसे देखो नीचे वाले ग्राफ में दिखाया है कि एक साथ 4 सब्जेक्ट का बताया गया है कि मतलब अब देखो फर्स्ट यूनिट में मान लो एक बच्चा है हीना है, ठीक है। अब जैसे वो हीना जो है उसको मान लो फर्स्ट यूनिट में कितना कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में मान लो इंग्लिश, मराठी, मैथ, साइंस, ये 4 एग्जाम हुए थे, तो चारों में उसको बताया जा रहा है देखो कि फर्स्ट यूनिट में जो है उसको लगभग 25 मार्क्स आया था इंग्लिश के अंदर, और मराठी के अंदर लगभग मतलब 22 कुछ आया है। उसके बाद देखो उसको मैथ्स के अंदर जो है वो कुछ मतलब 18-19 आया है उसके आसपास, और बेसिकली साइंस के अंदर जो है उसको 25 मार्क्स आया। तो इस तरह से आप देख सकते हो। फिर सेकेंड हाफ जो हमारा सेमेस्टर का एग्जाम होता है उसका भी बताया हुआ है, फिर सेकेंड यूनिट का भी बताया हुआ है, फिर एनुअल एग्जाम जो होता है जो हमारा बोल सकते हो जो मेन एग्जाम होता है जो लास्ट के मतलब साल के लास्ट में होता है, तो उसका भी बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम बार ग्राफ्स की मदद से इन्फॉर्मेशन को दिखाते हैं, ओके। मे भी आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है जो आपको जाननी है। देखो बार ग्राफ्स जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से खड़े खड़े में ही रहे, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है कि जितने भी बार है यहाँ पर ग्राफ के अंदर वो एकदम सीधे सीधे खड़े में है, बट कई बार होता है कि जो बार ग्राफ होते हैं इनको हम वर्टिकली ना इस्तेमाल करके हॉरिजेंटली भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर कई बार होता है कि नहीं दिखाता है, कंपेरिजन दिखाता है कि बहुत सारे मतलब 10-20 यूट्यूबर्स होते हैं जिनका बताता है कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कितना है। आपने देखा होगा मे भी कि उनके जो मतलब ऐसे ग्राफ जैसे रहता है कि जो मतलब जितने जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाते हैं कि वो जो आदमी का जो फोटो लगा रहता है, जो भी मतलब जो भी यूट्यूबर रहता है उसका ऊपर ऊपर जाते रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा वहाँ पर ऐसे बार जैसे इस्तेमाल किया जाता है दिखाने के लिए कि किसको कितना सब्सक्राइबर मिलते जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं वो ऊपर जाते जाता है जो बार उसका रहता है, ठीक है। तो वो जो बार होता है बार ग्राफ जो होता है वो देखो वो हॉरिजॉन्टली रहता है, वो इस तरह से नहीं रहता। तो बेसिकली इसी को हम मतलब हॉरिजॉन्टली भी इस्तेमाल किया जा सकता है बार ग्राफ को। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है जो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, वैसे तो पूछता बहुत कम चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछ लेता है तो आपको ये चीज़ें बता देने की बेसिकली बार ग्राफ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो यूजफुल है वो आपको बता देना है। यहाँ पर कुछ ही 3 ही बताए गए हैं, तो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। जैसे सबसे पहला देखो कि दे मेक कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल वेरी इजी टू सी, ठीक है। यहाँ पर मतलब आप एक वेरिएबल को देखकर दूसरे वेरिएबल के साथ उसे आसानी से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे हीना है, ठीक है। अब हीना को देखोगे तो 80 मार्क्स आ गए थे। रानी जो है उसको मतलब आप आराम से दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ में, ठीक है। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपको मे भी ना समझ आए। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे आपने देखा होगा मैंने आपको मतलब बेसिकली हमारा जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम था, तो बेसिकली उसमें जब मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तो उसमें देखो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई का हमने देखा था रिलेशनशिप, कि देखो जैसे जैसे हम प्राइस को बढ़ाते जाते हैं हमारी डिमांड
डिमांड कम होती जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन दिख सकता है कि अगर मान लो कोई चीज़ 10 रुपये में, हमने उसको 20 रुपये कर दिया, ठीक है। जब उसकी 10 रुपये कीमत थी तो मान लो 100 लोग खरीदते थे, जैसे हमने 20 रुपये कर दिया उसकी कीमत, अब 80 लोग ही खरीद रहे हैं, यानी 20 लोग कम हो गए। तो आप आराम से कंपैरिजन देख सकते हो कि एक वेरिएबल के बढ़ने की वजह से कैसे दूसरा वेरिएबल जो है वो 20 कम हो गया, ठीक है। तो वैसे ही मान लो अब हमने 30 कर दिया तो अब 60 हो गया है मान लो, तो हर बार 20-20 कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम 10-10 बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप आराम से कंपैरिजन देख सकते हो कि प्राइस को कितना बढ़ाएंगे तो कितना जो है हमारा बेसिकली मतलब जो डिमांड है वो कम हो जाती है। ओके, उसके बाद देखो दूसरी चीज़ ये बताई गई है कि ये बेसिकली क्लियरली आपको ट्रेंड दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा डाटा चल रहा है। जैसे कि वही प्राइस वाला डिमांड वाला ही मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो हम लोग प्राइस को कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं, यानी प्राइस को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से होगा क्या, हमारी डिमांड हर बार कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से आपको एक चीज़ दिखेगी कि देखो मान लो कोई चीज़ 10 रुपये में थी, ठीक है, आप बढ़ाते बढ़ाते उसको 100 रुपये लेके चले गए, तो आपको एक दिखेगा कि जो पूरा ग्राफ होगा वो हर बार नीचे नीचे जाते जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एक ट्रेंड दिख जाएगा, मतलब बेसिकली पूरा एक सीरीज़ दिख जाएगा कि ये जो पूरा ग्राफ है ये पूरा का पूरा नीचे ही जा रहा है, और अगर इसको और बढ़ाया जाता है तो और नीचे जाएगा। तो आपको एक ट्रेंड दिख जाता है कि मतलब ये ग्राफ जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये मतलब किस प्रकार से हमको ऊपर जाते हुए दिख रहा है या नीचे जाते हुए दिख रहा है। तो आपको ये भी समझ आ जाता है इस बार ग्राफ्स की मदद से। ओके, के बाद देखो तीसरी चीज़ यहाँ पर ये बताई गई है, मतलब बेसिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक बार ग्राफ का ये रहता है कि देखो इसके अगर आप बार ग्राफ को देखते हो, जैसे प्राइस और डिमांड का ही था, मैंने आपको बताया कि जैसे हम 10 रुपया बढ़ा दे रहे हैं तो हमारी जो डिमांड है वो 20 कम हो जा रही है, ठीक है। मान लो हमने 20 रुपया कर दिया अपने प्रोडक्ट की कीमत, तो अब 80 लोग ही खरीद रहे। हमने 30 रुपया कर दिया, अब 60 ही लोग खरीद रहे। तो देखो जैसे जैसे हम प्राइस को 10-10 बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे 20 जो है हमारी डिमांड कम होती जा रही है। ओके, तो अगर मान लो मैं आपको प्राइस मतलब बेसिकली डिमांड जो है वो ना बताऊँ, ठीक है, कि डिमांड अब कितनी कम हुई है, मैं सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल बता देता हूँ कि भैया देखो प्राइस अब 40 रुपये है, अब इस हिसाब से आप बताओ कि डिमांड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। 40 रुपये प्राइस है तो इस हिसाब से डिमांड कितनी होगी आपके हिसाब से। अब आप आराम से कैलकुलेट करके बता सकते हो कि देखो जब 10 रुपये था तो 100 लोग खरीदते थे, 20 रुपये था तो 80 लोग खरीदते थे, 30 रुपये था तो 60 लोग खरीदते थे। तो बेसिकली अब 40 रुपये हमने कर दिया तो अब 40 ही लोग खरीदेंगे, 40 ही डिमांड होगी इसकी। ओके, तो इस तरह से बेसिकली आप एक वेरिएबल्स की मदद से दूसरे वेरिएबल्स को भी पता कर सकते हो बार ग्राफ में। ओके, मे भी आपको बार ग्राफ समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो अब थर्ड जो बेसिकली हमारा ग्राफिक्स इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशन के अंदर, वो होता है लाइन चार्ट, ठीक है। अब ये लाइन चार्ट क्या होता है, तो आप कह सकते हो ये बार ग्राफ्स की तरह टोटली सेम होता है। फ़र्क कितना रहता है कि इसके अंदर जो बार्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल ना करके आप इस तरह से कह सकते हो कि जो भी डाटा रहता है उसको बस मान लो जैसे फर्स्ट ईयर, मान लो जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप थे, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में मान लो आपको 30 किसी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो हम वहाँ पर ग्राफ बार बनाने के बजाय हम सिर्फ वहाँ पर पॉइंट कर देंगे 30 के इधर, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने बनाया होगा, मे बी वो पॉइंटेड वाला लाइन वाला ऐसे ग्राफ रहता है, तो इसी को हम बार ग्राफ बोलते हैं। ओके, अब इसके अंदर भी आप कुछ भी कर सकते हो, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन आप बना सकते हो, एक ही वेरिएबल के लिए बना सकते हो। यहाँ पर आप चाहे तो 3 से 4 चीज़ों के लिए भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे देखो गुजरात, दिल्ली, मुंबई, 3 जो बेसिकली एरियाज हैं हमारे देश के, इन तीनों के लिए बेसिकली 3 मतलब डाटा बताए गए हैं, ठीक है। अभी किस चीज़ के डाटा है तो ये तो नहीं बताया गया, बट हम मान लेते हैं, मान लो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर लिखा है, ठीक है। बेसिकली देखो ये लाइन चार्ट में होता क्या है कि देखो हम नीचे वाला जो बेसिकली हमारा एक्स एक्सिस का जो एरिया होता है वहाँ पर हम करते क्या है, वहाँ पर हम टाइम पीरियड लिखते हैं, क्योंकि देखो ये लाइन चार्ट के अंदर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे चलते हैं, मतलब हर टाइम, मतलब बेसिकली इसके अंदर हम टाइम देखते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है या फिर टाइम मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से हमारे ग्राफ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा दूसरा जो वेरिएबल है उसके अंदर कितना चेंजेस आ रहे हैं वो हमको लाइन चार्ट की वजह से दिखता है, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वार्टर है, ठीक है, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीना, ठीक है। साल में 12 महीना होते हैं, तो उसको 4 हिस्से कर देते हैं, तो जो फर्स्ट क्वार्टर होता है मतलब 3 महीने जो होते हैं हमारे पहले साल के, तो बेसिकली जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर देखोगे तो मुंबई में कुछ 150 कुछ था, बेसिकली कुछ भी मान लो हमारी कमाई इतनी थी, ठीक है, कि हमने 150 करोड़, मतलब 150 करोड़ नहीं है, सॉरी 125 करोड़ के आसपास हमने कमाया था, मान लो फर्स्ट मुंबई ने। उसके बाद दिल्ली को देखोगे तो दिल्ली ने लगभग 250 करोड़ कमा लिया था, गुजरात ने उससे भी ज़्यादा कमा लिया था, यहाँ पर डाटा अच्छे से दिख नहीं रहा है लेकिन लगभग 300 के आसपास कमा लिया था, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप डाटा को पॉइंट करके दिखाते हो और फिर वहाँ पे लाइन क्रॉस कर देते हो, खींच देते हो, उस पॉइंट को जोड़ देते हो लाइन से, तो उसको हम लाइन चार्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी देखोगे तो बार ग्राफ्स के जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं कि बहुत मतलब जैसे कि देखो यहाँ पर सबसे पहला जो बेसिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है कि मतलब इसकी क्या मतलब स्पेशलिटी है कि देखो सबसे पहली जो वही चीज़ की अगर यहाँ पर आपको एक वेरिएबल पता चल जाता है, ठीक है,
तो अगर मान लो कोई एक कॉमन चीज़ हर बार होती जा रही है, यानी मान लो हर एक एक महीने में हमारी कोई चीज़ है जो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होते जा रही है उतनी क्वांटिटी में, बेसिकली हर एक ग्राफ में मतलब नहीं करता है ये बेसिकली वैरी करता है कि किस टाइप का आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, कि अगर आपको बताया गया है कि हर बार जो है हमारे देश के अंदर मान लो कि मतलब हर बार मतलब हमारी इनकम जो है वो 5-5 बढ़ते जा रही है हर 3 महीने में, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके उस इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हो। ओके, तो इसके अंदर भी एक तरीके एक कह सकते हो कि पहला इसका ये फ़ायदा रहता है लाइन चार्ट के अंदर कि इसके अंदर आपको ये दिखेगा कि ट्रेंड दिखेगा कि बेसिकली आप आराम से किसी भी वैल्यू को पता कर सकते हो। अब 3-3 मान लो स्टेट्स है, यहाँ पर 3-3 एरियाज़ है जिनका आप एक ही ग्राफ के अंदर समझ सकते हो कि कौन से एरिया ने 3 महीने के अंदर कितनी कमाई की है। ठीक है, दूसरे महीने में कितना कमाई किया, तीसरे महीने कितना कमाई किया, आराम से देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको एक वेरिएबल पता चल जाता है तो आप चाहो तो दूसरे वेरिएबल को भी पता कर सकते हो अगर आपको उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन दी रहेगी तो। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा जो बेसिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक रहता है वो ये रहता है कि देखो इसके अंदर भी आपको डाटा जो भी हमको दिया रहता है तो उसका हम ट्रेंड देख सकते हैं कि मतलब पूरे साल भर में किस हिसाब से हमारी जो मुंबई या फिर दिल्ली या फिर गुजरात की इनकम जो है वो ऊपर नीचे होती जा रही है। ठीक है, जैसे मुंबई का देखोगे तो 9 महीने तक लगातार जो है मुंबई की इनकम जो है वो कम ही होती जा रही थी, लेकिन चौथा जो हमारा क्वार्टर था यानी लास्ट के जो 3 मंथ थे वहाँ पर हमारी इनकम थोड़ी सी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो हमको ये दिख रहा है पूरे साल भर का ट्रेंड कि किस हिसाब से हमारा साल भर का इनकम चल रहा था। तो इसी तरह से हम बाकी स्टेट्स जो भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उनके ट्रेंड्स को हम पता कर सकते हैं लाइन चार्ट की मदद से आसानी से। ठीक है, और यहाँ पर हमको ये भी दिखता है कि देखो एक वेरिएबल्स की वजह से कैसे हमारा दूसरा वेरिएबल जो है वो ऊपर नीचे जा सकता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा था देखो थर्ड मतलब क्वार्टर तक, तो हमारी जो मतलब बेसिकली जो भी इनकम थी, जो भी यहाँ पर डाटा दिया गया है ये नहीं बताया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर कि बेसिकली किस चीज़ का डाटा है। तो जो भी डाटा दिया गया है बेसिकली वो अगर देखोगे टाइम के साथ जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे देखोगे तो हमारी ये जो भी इनकम है वो कम होते जा रही थी। ठीक है, तो एक वेरिएबल्स की वजह से देखोगे तो दूसरा हमारा वेरिएबल जो था वो अफेक्ट पड़ते जा रहा था। वहीं पे अगर मान लो आप फर्स्ट क्वार्टर में रहते हैं, ठीक है, आप आगे टाइम दिखाते ही नहीं, ठीक है, आगे के वेरिएबल्स अगर नहीं दिखाते तो यहाँ पर इनकम भी फिर उतनी ही रह जाती है। तो एक वेरिएबल्स की वजह से दूसरा वेरिएबल ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये बताया कि दे एनेबल टू व्यू टू मेक प्रेडिक्शन, मतलब क्या बेसिकली कि इनको देखकर आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हो कि आने वाले समय के अंदर बेसिकली हमारा जो भी डाटा दिया गया है वो किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने मुंबई का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है नीचे वाले में, तो देखो मुंबई में यहाँ पर बताया गया कि फर्स्ट महीने में मान लो हमारा 125 करोड़ कमाई हुई थी। ठीक है, फिर सेकंड महीने में हमने देखा कि अब 120 करोड़ कमाई हुई है, तो इस हिसाब से हमने सोचा लगता है अगले महीने भी और कम कमाई होगी। ठीक है, तो आपने देखा अगले महीने 100 करोड़ कमाई हुई। फिर आपने देखा कि नहीं अभी थोड़ा बहुत हमने देखा है हमारी जो देश है वहाँ पर प्रोडक्शन अब ज़्यादा हो रहा है, कंपनी सब ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, एक नई मतलब 4-5 नई कंपनीज भी खुल गई है, तो हो सकता है अब ज़्यादा कमाई हो। तो हमने सोचा हो सकता है अगले महीने हमारा लगभग मतलब 100-150 करोड़ तक कमा लेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो आप आराम से प्रिडिक्शन कर सकते हो इन लाइन चार्ट्स की मदद से देखोगे तो। ओके, तो प्रिडिक्शन करना आसान होता है लाइन चार्ट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेंड देख पाते हो कि समय के साथ किस तरह से हर बार कम होते जा रहा है, क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ चेंज हो गई तो उस हिसाब से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि आने वाले समय में हमारा जो बेसिकली जो ग्राफ होगा वो किस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ओके, उसके बाद देखो फोर्थ जो बेसिकली टाइप का जो बेसिकली हमारा ग्राफिक्स होते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर वो होता है पाई चार्ट। ठीक है, और पाई चार्ट बेसिकली इस तरह का सर्कल होता है जो मे बी आपने 10th या फिर 9th-10th में बनाया होगा आपने। तो देखो बेसिकली पाई चार्ट के अंदर करना क्या रहता है, हमको बेसिकली एक सर्कल होता है जिसको आप ये कह सकते हैं ये पूरा सर्कल जो होता है एक रोटी की जैसा है। मान लो आप रोटी एक है, जो पूरी रोटी जो है वो 100% रोटी है। ठीक है, अब आपके घर पे 4 लोग हैं, चारों लोगों को रोटी खानी है, तो आप करोगे क्या, चारों लोगों के लिए वो रोटी को टुकड़ों में कर दोगे। ठीक है, 25% रोटी जो होगी यानी 1/4 हिस्सा जो होगा वो आप एक आदमी को दे दोगे, दूसरा टुकड़ा दूसरे आदमी को दे दोगे, तीसरा टुकड़ा तीसरे और चौथा टुकड़ा चौथे आदमी को दे दोगे। ठीक है, तो आप रोटी को क्या किए 4 टुकड़े में बांट दिए, 25% 25% 25% 25% में बांट दिए। ठीक है, लोगों को। तो इसी तरह से हम करते हैं पाई चार्ट के अंदर भी कि जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन जिस भी चीज़ के ऊपर हमें निकालना है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके घर में खर्चा पर्चा जो भी होता है, मान लो आपके घर में 1 लाख रुपया जो है महीने भर का एक्सपेंडिचर है, खर्चा पानी है। ठीक है, 1 लाख रुपया खर्चा हो जाता है, वैसे तो ज़्यादा है 1 लाख रुपये मान लेते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। अब आपको ये जानना है खर्चा आखिर होता किधर है, तो आप इस पाई चार्ट की मदद से देख सकते हो कि देखो हमारा खाने पीने में जो
है वो मतलब 10-15 हज़ार खर्चा हो जाता है। उसके बाद कपड़ा वपड़ा जो रहता है, हम महीने में 1-2 कपड़ा खरीदते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा मतलब 5-6 हज़ार या फिर 10 हज़ार तक खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन को डालकर ये पता कर सकते हो कि हमारा मोस्टली जो खर्चा है वो कौन सी चीज़ करती है, कितना परसेंट जो चीज़ कौन सा मतलब कितना परसेंट जो कोई भी वेरिएबल है वो खर्च मतलब बेसिकली पार्टिसिपेट करता है जो भी हम इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये पाई चार्ट होता है, सर्कल रहता है, और बेसिकली इसके अंदर आपको करना क्या रहता है, तो यहाँ पर परसेंटेज बस लिख देना रहता है। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है बट लिखना रहता है अंदर, ठीक है। कि आप परसेंटेज लिख देते हो कि देखो जैसे यहाँ पर फूड बताया गया है, तो फूड के ऊपर हम कितना खर्चा कर रहे हैं वहाँ पर आप परसेंटेज लिख दोगे कि भैया 25 कर रहे हैं, 20% कर रहे हैं, वो लिख दोगे। क्लोथ्स के ऊपर हम कितना खर्चा कर रहे हैं तो वो लिख दोगे। ट्रैवल्स के ऊपर क्यों कितना खर्चा कर रहे हो सकता है, हम मान लो रोज़ हमें रिक्शा भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा, वो सारी चीज़ें देनी होती होगी, या फिर हम बाइक से जाते होंगे तो पेट्रोल भरना पड़ता होगा, तो उसका भी खर्चा पानी लगता है, तो उसके ऊपर कितना पैसा लग रहा है। हम घूमने फिरने जाते होंगे महीने में 1-2 बार, तो उसका भी खर्चा लगता है। तो ट्रैवल का कितना खर्चा लग रहा है टोटल हमारे एक्सपेंडिचर में, तो वो सारी चीज़ों को हम लिख सकते हैं इस पाई चार्ट के। उसके बाद देखो अब जो हमारा 5th बेसिकली जो ग्राफिक्स होते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर वो होता है फ्लो चार्ट, ठीक है। अब देखो फ्लो चार्ट क्या होता है, तो देखो फ्लो चार्ट का मतलब होता है बेसिकली एक कह सकते हैं पूरा जो फ्लो रहता है किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन का, उसको ये फ्लो चार्ट हमें दिखाता है। जैसे मान लो कि आपकी एक कंपनी है, मान लो जैसे कि रहता है ना कॉल सेंटर वाली कंपनी है, ठीक है। अब कोई भी आपकी कंपनी है, मान लो जैसे आप फ्लिपकार्ट के अंदर काम करते हो, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट के अंदर आप काम करते हो तो बेसिकली इसका फ्लो चार्ट क्या है, मान लो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि देखो हमारी कंपनी में जितने भी फ़ोन्स आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो उस टाइम पर हमें कितना कस्टमर से बात करना चाहिए, उस टाइम पर अगर मान लो कस्टमर कुछ बोलता है तो उस टाइम पर हमें क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक फ्लो चार्ट कह सकते हो, पूरे स्टेप्स बता देते हो, ओके। सबसे पहले बता दोगे कि देखो सबसे पहले क्या होगा, पहली तो बात फ़ोन आएगा, ऑफिस फ़ोन रिंग होगी, ठीक है, रिंग बजेगा। उसके बाद हम फ़ोन को उठा लेंगे, ओके। फ़ोन को उठाने के बाद पहली बात हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, हेलो सर, हम इस कंपनी से बात करें, फ्लिपकार्ट सर्विस सेंटर, या फिर जो भी मतलब जो भी कंपनी है आप बता दो, ठीक है। मतलब कि हाँ भाई मैं इस डिपार्टमेंट या फिर इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, ओके। अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो ताकि सामने वाला समझ सके हाँ भाई इसी से बात करना था मेरे को, या फिर इसी से हम बात कर रहे हैं, ओके। उसके बाद अब आपने जैसे ही वो बोल दिया, अब सामने वाला जो भी अपना बात रहेगा वो बोल देगा कि देखो भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है, या फिर बोल सकता है ऐसा कि देखो मैंने आपको प्रोडक्ट मंगवाया था और उसमें कुछ डैमेज हो गया, मेरे को इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो फटाक से मेरा प्रोडक्ट जो है आप कल आकर रिप्लेस कर दीजिए, मेरे को ये मतलब ख़राब प्रोडक्ट मिला है। तो ऐसे टाइम पर आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, या तो आप खुद उसको बोल दो ठीक है सर हम कल कर देंगे, या तो आप ये बोल सकते हो कि सर ठीक है हम आपसे जो है वो मतलब जो भी इस डिपार्टमेंट जो एक्सचेंज डिपार्टमेंट है या फिर कोई भी हमने एक डिपार्टमेंट बना कर रखा है उसके लिए अलग से, तो उसके ऑफिसर से हम आपको बात करवा देते हैं एंड आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए एंड आपको जो प्रॉब्लम रहेगी वो कल तक सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप उनको डायरेक्टली मतलब बोल सकते हैं ना रीडायरेक्ट कर देते हैं कि डायरेक्टली उसके साथ फ़ोन कॉल पे बात करवा देते हैं जो भी दूसरा आदमी रहता है, ओके। आपने कई बार बिजली बिल या फिर अलग मतलब कई बार कंप्लेन करना रहता है तो नहीं फ़ोन करते हैं वैसे टाइप में, ठीक है। तो ये जो फ्लो चार्ट होता है इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, इसमें स्टेप्स बताए रहते हैं कि आपको ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद अगर मान लो ये करना रहेगा, ये करना है, अगर 2 ऑप्शंस रहेगा तो फिर अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हो तो आपको ये करना पड़ेगा, मतलब पूरे स्टेप्स बताए रहते हैं फ्लो चार्ट के अंदर, ओके। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताइए इससे रिलेटेड भी कि सम ऑफ इट्स एडवांटेजेस आर, मतलब यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस बताया गया है फ्लो चार्ट के। देखो सबसे पहला दे लेट यू सी द प्रोसेस फ्लो एट अ ग्लैंस, यानी क्या, यहाँ पर जो भी प्रोसेस रहता है उसको आप एक ही बार में देख सकते हो कि मतलब किस तरह से आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके क्या काम करना है। कि सबसे पहले फ़ोन आएगा तो फ़ोन उठा लेना, उसको इमीडिएटली कॉल आंसर करना, हेलो इंट्रोड्यूस कर देना कि हम इस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट सर्विस हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो भी आपके मतलब सामने वाला बात करता है उसके हिसाब से फिर आप उसको मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर किसी और को इन्फॉर्मेशन मतलब कॉल ट्रांसफ़र करनी है, जो भी करना है तो वो आप कर दो उसके बाद में, ठीक है। तो एक तरह से देखो यहाँ पर आपको पूरा जो फ्लो रहता है, स्टेप्स रहते हैं, वो एक ही बार में आप देख सकते हो। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि देखो आप ये करना फिर ये करना, उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, फ्लो चार्ट इजीली आपको समझा देगा, ओके। दूसरा इसका ये फ़ायदा रहता है दे रिवील द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेनी बिजनेस प्रोसेसेस, यू कैन ईजिली सी द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल ब्रांचेस इन द प्रोसेस अपॉर्चुनिटी फॉर इन्फिनाइट लूप द नंबर ऑफ प्रोसेस स्टेप्स इंटर डिपार्टमेंटल ऑपरेशन एंड मोर। यानी क्या बेसिकली कि देखो इनकी वजह से आप ये भी समझ सकते हो कि जितने भी कॉम्प्लेक्स मतलब रहते हैं ना बिजनेस
प्रोसेस है कि देखो मान लो आपको कोई मशीन चलानी है, ठीक है, जिसको मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है जिससे आपको कुछ बनाना है, प्रोडक्ट करना है, कोई प्रोडक्ट है उसको बनाना है। अब ऐसे टाइम पर अगर ये फ्लो चार्ट रहता है कि देखो सबसे पहले आप ये बटन टिप देना, उसके बाद यहाँ पर ये इंडिकेटर आएगा, उसके बाद आप ये बटन टिप देना, फिर यहाँ पर इतना अमाउंट डाल देना, उसके बाद ये कर देना। अगर इस तरह फ्लो चार्ट रहता है तो आपसे गलती होगी ही नहीं, आप आराम से अपना काम कर लोगे, आपको टेंशन भी नहीं रहेगा, उतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को भी आप आराम से चला पाओगे। और जैसे ही आपने 2 से 3 बार उसको चला दिया उस फ्लो चार्ट को देखकर, तो अब फिर देखने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो कॉम्प्लेक्स जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस रहते हैं, कोई भी काम रहता है बिजनेस के अंदर, तो उनको आराम से किया जा सकता है इन प्रोसेस या फिर जो भी है हमारे फ्लो चार्ट जो है जिसके अंदर स्टेप्स बताए गए रहते हैं उनको देखकर हम आराम से उन काम्स को कर सकते हैं। उसके बाद देखो तीसरा जो इसका फायदा होता है वो ये रहता है, दे लेट यू सी द प्रोसेस फ्लो एट डिफरेंट लेवल, हाई लेवल, मिडल लेवल एंड लो लेवल। मतलब क्या कि बेसिकली देखो ये जो फ्लो चार्ट्स होते हैं ये काफ़ी सारे टाइप्स के हो सकते हैं मान लो हमने हाई लेवल जो मतलब मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड फ्लो चार्ट बना दिया कि भैया मैनेजर को क्या क्या करना है, वो क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को क्या क्या करना है, मतलब अलग अलग लेवल्स के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनके लिए भी हम अलग डिफरेंट लेवल के फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं और उनके प्रोसेस को इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इसका तीसरा फायदा रहता है। उसके बाद देखो चौथा जो फायदा रहता है, एडवांटेजेस रहता है फ्लो चार्ट का, वो होता है फ्लो चार्ट एनेबल्स इन्वॉल्वेड प्लेयर्स टू कंसीडर ईच एंगल फ्रॉम अ व्हाट इफ पर्सपेक्टिव दैट हेल्प सी द रिस्क इन्वॉल्वेड मोर इजीली। मतलब क्या कि देखो फ्लो चार्ट जब हम बना रहे रहते हैं तो यहाँ पर कई बार होता है कि देखो अगर ऐसा हो गया तब क्या करेंगे हम लोग, तो बेसिकली इन स्टेप्स के अंदर, इन फ्लो चार्ट के अंदर हमको ईजिली सारी चीज़ें बताई गई रहती है। मतलब क्या, जैसे जैसे देखो यहाँ पर यही फ्लो चार्ट दिया गया है, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है कि देखो सबसे पहले फ़ोन रिंग होगा, ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो उस फ़ोन को उठाएंगे, आंसर करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। अब उस टाइम पर हो सकता है कस्टमर हमसे ये बोले कि देखो सर हमको कुछ कंप्लेन है, हमको प्रोडक्ट रिप्लेस करना है, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर आप बोलोगे कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर कोई मान लो कस्टमर हमको ये नहीं बोलता है कि हमको प्रोडक्ट रिप्लेस करना है, वो बोल देता है नहीं हमको पैसा वापस चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, तो उस टाइम पर बोला जाएगा स्टेप, या तो अगर मान लो कोई ये बोलता है कि हमको प्रोडक्ट रिप्लेस करना है तो आप बोल दो ठीक है सर कल रिप्लेस हो जाएगा। और अगर कोई बोलता है हमको पैसा रिफंड चाहिए तो आप बोलो ठीक है सर, हम अपने जो दूसरे जो भी उस डिपार्टमेंट के मैनेजर है उनसे आपकी संपर्क करवाते हैं, डायरेक्टली उनसे आपको फ़ोन कॉल करवाते हैं और बात कर लो उनसे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली व्हाट इफ़ का मतलब कि बेसिकली अगर ये हो गया तो उस टाइम पर क्या करेंगे, तो हमारा फ्लो चार्ट वो भी हमको बता देगा, ठीक है, कि अगर मान लो ये होता है तो उस टाइम पर आपको ये करना रहेगा और ये होगा तो वो करना है, जो भी मतलब फ्लो चार्ट रहेगा हमारा सारे स्टेप्स हमको बताएगा। उसके बाद देखो जो लास्ट हमारा एक बेसिकली ग्राफिक होता है प्रेजेंटेशन के अंदर, वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ठीक है। अब बेसिकली हमारा 6th ग्राफिक है, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार आप मतलब बुक पढ़ते होंगे तो उसमें इस तरह के बेसिकली नहीं रहते, इससे चार्ट रहते हैं जिसके अंदर ऊपर में एक मतलब जैसे रहता है ना कंपनी के अंदर, जैसे मान लो कंपनी का सबसे बड़ा हेड कौन होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कंपनी का CEO है, ठीक है, सबसे बड़ी पोस्ट पे CEO है, ठीक है, जो कंपनी को पूरा चलाने वाला है, ओके। अब उसके नीचे में हो सकते हैं काफ़ी सारे मैनेजमेंट डायरेक्टर होंगे, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान लो है, तो उसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके नीचे फिर मैनेजर्स रहेंगे, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स रहेंगे वो लोग रहेंगे। उसके बाद उसके नीचे रहेंगे डिपार्टमेंट के जितने भी मैनेजर्स रहेंगे। उसके बाद उसके नीचे रहेंगे काफ़ी सारे जो सुपरवाइजर्स रहते हैं, मैनेजर जितने भी रहते हैं उनके नीचे सुपरवाइजर्स रहेंगे, और सुपरवाइजर्स के नीचे रहेंगे हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ लोग रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जब हमारा बेसिकली चार्ट रहता है, जैसे मतलब बॉक्स या फिर कोई भी शेप में रहता है, कई बार होता है जो क्लाउड रहता है वैसे शेप में भी हमारे इस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दिखता है। कई बार होता है सर्कल में भी दिखा दिया जाता है, मतलब ऐसे अंडा शेप में भी बनाकर दिखा दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को, ठीक है, जरूरी नहीं कि बॉक्स में ही रहो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का, जैसे देखो एक मान लो कोई भी जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, अब वहाँ पर मान लो हॉस्पिटल या फिर कोई भी लैबोरेटरी है, ठीक है, अब वहाँ पर सबसे ऊपर में कौन होगा, तो प्रिंसिपल होगा, जो भी वो लैब है उसका प्रिंसिपल होगा, ठीक है, हेड होगा। उसके बाद उसके नीचे में होंगे 3 HDO डिपार्टमेंट के, मतलब 3 लोग होंगे, मतलब बेसिकली 2 HDO डिपार्टमेंट वाले होंगे जो अलग अलग जो लैब है हमारे उसके देख रेख करते रहेंगे, ओके। और एक होगा प्लेसमेंट ऑफिसर, यानी कि जितने भी नए हमको एम्प्लॉयज़ चाहिए हमारे लैब के लिए तो उनको लाने का ये प्लेसमेंट ऑफिसर जो रहेगा वो ख्याल रखेगा, ठीक है, कि नए एम्प्लॉयज़ चाहिए हमको अपने लैब के अंदर, तो उनके लिए वो प्लेसमेंट ऑफिसर रहेगा, ठीक है। अब ये जो HDO डिपार्टमेंट वाले जो रहेंगे, HDO जो रहेंगे उनके नीचे और लोग
लोग रहेंगे, ठीक है, उनके नीचे फैकल्टी रहेगी, ठीक है, काफ़ी सारे लोग रहेंगे, ठीक है, उनके नीचे रहेंगे लैब इंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो भी लैब के इंस्ट्रक्टर रहते हैं, और उनके नीचे रहेंगे लैब असिस्टेंट्स, ठीक है। अब मान लो कोई आदमी है लैब का इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें वो लैब की वो ध्यान से सारी चीज़ें करवाता है, ठीक है। अब वहाँ पर उसके साथ एक असिस्टेंट भी होगा जो उसके पीछे पीछे रहता रहेगा। मान लो केमिकल मांगला, केमिकल लेके आ, तो वो असिस्टेंट लेके आके देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है कि हमारी कंपनी के अंदर कौन सी कितने कितने लोग हैं, किसकी कौन सी पोस्ट है, किसके पास कितनी पावर है, ये सारी चीज़ें आप इस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को देखकर समझ सकते हो। बेसिकली इसके नाम में ही लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, यानी ये ऐसा चार्ट है जो बेसिकली आपको ये बताता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन कितनी पोस्ट पे है, किसके पास क्या पावर है। जैसे सबसे ऊपर प्रिंसिपल है तो सबसे ज़्यादा उसके पास पावर है, उससे नीचे एचडीओ है और एचडीओ डिपार्टमेंट के 2 लोग और जो प्लेसमेंट ऑफिसर है वो है, यानी उससे प्रिंसिपल से थोड़ा नीचे पावर वाले जो है ये 3 लोग हैं, और उनसे नीचे जो है बाकी के लोग हैं कि फैकल्टी जो है हमारी वो उससे कम पावर की है। तो मतलब बेसिकली इससे हम पावर भी देख पाएंगे, ये भी जान पाएंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आखिर अंदर रहते कौन कौन लोग हैं, ठीक है, किसके पास कौन सी मैनेजमेंट है। अब जैसे मान लो आप प्लेसमेंट ऑफिसर हो, ठीक है, और अगर आप ये चार्ट देख लेते हो तो आपको पता रहेगा कि मेरे को क्या चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आपका बस इतना काम रहेगा कि आप प्लेसमेंट ऑफिसर हो तो आप उस हिसाब से स्टाफ्स को अपॉइंट करोगे कि भैया आप आ जाइए, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपको हम अपनी कंपनी में एम्प्लॉय बना लेते हैं, ठीक है। तो आपका बस इतना ही काम है। आपका ये काम नहीं है कि भैया मैं लैब इंस्ट्रक्टर का काम करूँ या फिर उसका ध्यान रखूँ, लैब असिस्टेंट को देखूँ कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरा वो काम ही नहीं है, ठीक है। अगर आप एक प्लेसमेंट ऑफिसर हो तो आपका बस इतना काम है कि आप स्टाफ्स को लेके आओ, मतलब प्लेसमेंट दो उन लोग को, ठीक है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स की मदद से आप ये जान पाओगे कि भैया कि मान लो आप मैनेजर हो तो आपको करना क्या है, आपको किसको संभालना है। मान लो कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, तो आपका काम रहेगा बस उसके जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे, मार्केटिंग के जितने भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनका देख रेख करना कि वो सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो कर रहे हैं कि ठीक से नहीं, वो आपका काम नहीं है, ठीक है। आपका बस काम है कि इन एम्प्लॉयज़ को देखना, अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को देखना। ओके, सो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, जिसके अंदर ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में ये बताया जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आखिर कौन से लोग किधर कौन सी पोस्ट पे है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स के बेनिफिट्स बताए गए हैं कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स के, ठीक है। तो देखो सबसे पहला होता है मैनेजर आर एबल टू क्विकली विजुअलाइज द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस द सैलरी, जेंडर एंड टेन्योर इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। यानी क्या कि जैसे मान लो आप किसी भी एक डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, ठीक है, जैसे मान लो आप हो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर जहाँ पर सारा प्रोडक्ट हमारा बनता है कंपनी का। ओके, अब क्योंकि आप मैनेजर हो मैन्युफैक्चरिंग के, और अगर आपने ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देख ली, ठीक है, कि आपके नीचे कौन से लोग हैं, आपके नीचे मान लो 10 सुपरवाइजर्स है और उनके नीचे ढेर सारे एम्प्लॉयज़ है जिसके अंदर उनकी सैलरी इतनी है, आपकी सैलरी इतनी है, आपको सारी चीज़ें पता है। आपके ऊपर कौन है, आपके ऊपर मान लो मैनेजमेंट ऑफिसर है, ठीक है, मतलब जो भी ऊपर में है वो उनकी आपको बात सुननी है, और बेसिकली उनके जो भी ऑर्डर्स रहेंगे वो आपको नीचे वाले जितने भी लोग हैं, मान लो सुपरवाइजर एम्प्लॉयज़ है, उनसे वो काम करवाना है आपको, ठीक है, आपका ये काम रहेगा। तो आप आराम से अगर मान लो फ्यूचर में आपको कोई प्लान बनाने को बोल दिया जाए, ठीक है, कि आपको कुछ ऐसा मतलब नया टेक्निक ढूंढना है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाए, ठीक है, और हमको ज़्यादा खर्चा भी ना करना पड़े, आप कैसे भी करो, नहीं तो हम आपको कंपनी से निकाल देंगे। तो आप उस हिसाब से फिर अपने एम्प्लॉयज़ को देखते हुए, उनके सैलरी को देखते हुए कुछ प्लान बना दोगे, भैया एक काम करता हूँ मैं, उनकी जो सैलरी है बस थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, बोलूँगा कि अगर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हो तो हम आपको एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, इतना पैसा एक्स्ट्रा दे देंगे, जिस लालच में आदमी ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैनेजर्स जो रहेंगे वो भी अपना जो भी डिसीजन लेना रहता है वो इन चार्ट को देखकर समझ पाएंगे भैया मेरे नीचे आखिर है कौन। नहीं तो मालूम पड़ा उसको चार्ट पता ही नहीं है, उसने जाकर किसी और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय लोग को पैसा देना शुरू कर दिया, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैनेजर्स लोग को सबसे पहला फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट प्रोवाइड मैनेजर विथ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड एज अ बेस लाइन फॉर प्लानिंग बजट एंड वर्कफोर्स मॉडलिंग। यानी क्या कि देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में ये पता चलता है कि कौन क्या काम करेगा, किसके पास कौन सी पोस्ट रहेगी, कौन किसके अंडर में रहेगा, कौन किसको कंट्रोल करेगा, ये सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में पता चल जाती है। जिसकी वजह से अगर कोई मैनेजर रहता है और वो चाहता है कि भैया मैं अपनी मतलब अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकूं, तो अगर वो चार्ट को देख लेता है तो उसको पता चलेगा कि हाँ भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ, तो मुझे इन्हीं एम्प्लॉयज़ को संभालना है, इन्हीं एम्प्लॉयज़ को देखना है कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसी हिसाब से प्लानिंग करना है, उसी हिसाब से बजटिंग करना है कि भैया कितना खर्चा किसके ऊपर करना है, हमें किस हिसाब से वर्क जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो काम करेंगे, कितना घंटा करेंगे, ये सारी चीज़ें जो रहेंगे वो प्लान कर पाएगा अच्छे से। अगर उसे पता रहेगा कि भैया मेरा डिपार्टमेंट क्या है, मेरे को काम किन एम्प्लॉय से करवाना है, ठीक है, किन लोगों से मेरे को काम करवाना है, तो अगर पता रहेगा तो अच्छे से करवा पाएगा, ठीक है। और
पता कैसे चलेगा, तो ये मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की वजह से पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा फ़ायदा ये है, मतलब तीसरा फ़ायदा ये है कि मैनेजर में ऑल्सो यूज़ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट टू कम्युनिकेट एंड सोशली सोलिसिट फीडबैक फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज़ टू बिल्ड फ्यूचर प्लान्स, ठीक है। अब देखो मैनेजर जो रहते हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स की मदद से ये भी बता सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ तक को समझा सकते हैं कि देखो भैया आपकी ये पोस्ट है और आपके ऊपर में ये लोग हैं जिनकी आपको ऑर्डर माननी है और फ्यूचर में हम ये करने वाले हैं, हमारे CEO ने हमको ये बोला है, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने हमको ये बोला है, जिस हिसाब से हम आगे ये वाला काम करने वाले हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ लोग को भी समझ आ जाएगा, अच्छा हमको ये प्लान है हमारे, हमको इस हिसाब से काम करना है, हमारी कंपनी चाहती है कि हम इस हिसाब से काम करें, ओके। तो तीसरा ये फ़ायदा रहता है। लास्ट और चौथा जो हमारा बेसिकली बेनिफिट्स होता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का, वो है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आर आइडियल फॉर शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक विजन्स एज वेल एज डिफाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपेंडेंस एंड रिलेशनशिप। मतलब क्या बेसिकली देखो इसका मतलब ये होता है कि देखो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स की मदद से देखो सबसे पहला तो ये फ़ायदा होता है, हमको मालूम है कि इनकी मदद से हम प्लान अच्छे से बना पाएंगे कि भैया हमको क्या क्या करना रहेगा हमारे एम्प्लॉयज़ के हिसाब से। उसके बाद ये भी हमको पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स की वजह से कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। अगर मान लो आप किसी कंपनी के, जैसे मान लो आप सुपरवाइजर हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप मैनेजर जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है उनको सुपरवाइज करो, ध्यान से देखो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ढंग से, ठीक है। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स की मदद से होता क्या है कि आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपको ये पता चल जाता है, अच्छा मेरे को करना क्या है। उसके बाद डिपेंडेंसी पता चल जाती है कि आपको किसके ऊपर डिपेंड रहना है, यानी मैनेजर जो भी बोलेगा वही सुपरवाइजर को करना है, ठीक है। अपने आप से कोई भी मतलब डिसीजन नहीं लेना है, मैनेजर जो भी बोलेगा उसी हिसाब से मुझे काम करना है, ओके। तो ये डिपेंडेंसी भी आपको पता चल जाएगी और रिलेशनशिप भी पता चल जाएगी कि जो भी हमारे बेसिकली अब जैसे सुपरवाइजर है तो उनका जो रिलेशनशिप वो किसके किसके साथ में है। तो मतलब रिलेशनशिप मतलब वो वाला रिलेशनशिप नहीं, यहाँ पर उसकी बात करिए कि मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ उनका रिलेशनशिप रहेगा कि उनको मतलब जो भी सुपरवाइजर है वो एम्प्लॉयज़ लोग को बोलेगा कि आपको इस तरह से काम करना है, और जो भी मैनेजर रहेगा वो सुपरवाइजर को बोलेगा कि तेरे को इस तरह से उन लोगों से काम करवाना है, ठीक है। तो आपको अगर ये जानना है कि भैया मेरे को करना क्या है, मेरे को किसको ऑर्डर देना है, किसका मेरे को ऑर्डर सुनना है, तो आप अगर अपना ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देख लेते हो और अगर आपको पता है कि मेरा पोस्ट कौन सा है, तो आप आराम से समझ पाओगे कि आप आखिर आपको इस कंपनी के अंदर करना क्या है, ओके। सो ये सारे कुछ बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स के। एंड ये सारे जो बेसिकली ग्राफिक्स होते हैं ये प्रेजेंटेशन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सके और अच्छा बना सके, ओके। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ सकते हो। एंड देखो बेसिकली इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जल्दी हमारे चैनल पे आने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी हमारे चैनल पर तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर देना, वहाँ पर अगर आपको कोई भी लॉन्ग डाउट रहता है तो आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हो। एंड अगर आपको लेक्चर का PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आपको इस वीडियो का जो भी हमारा PDF है स्टडी मटेरियल जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर दो एंड टेलीग्राम पर चले जाना, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तब यहाँ पर मे बी इसकी नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। मे बी नेक्स्ट वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आ गई होगी अगर आप लेट देख रहे होंगे तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।